बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी माँ की कब्र पर बेटा आंसू बहा रहा था जब पास से गुजरते हुए एक आदमी ने कहा, अल्लाह ऐसा बेटा सबको दे। रोज़ाना माँ की कब्र पर आता है और फातिहा ख़वानी करता है। इसके मुँह से ये दुआ सुनकर मेरा दिल कांप गया और मैंने जल्दी से कहा कि ये दुआ मत करो, मेरे जैसा बेटा मत मांगो। मैं तो बहुत ही बदबख्त हूँ, क्योंकि मैंने दोस्तों में बचपन से ही हमेशा किताबों में वक्त के बारे में पढ़ा करता था कि वक्त की कदर करनी चाहिए। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं सका इसका असल में मतलब क्या है। आज जो कहानी मैं आप बहन भाइयों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी की कहानी है। कभी मुझे महसूस हुआ था कि मेरी जिंदगी के सुहाने दिनों की कहानी है, लेकिन अब माँ के गुजर जाने के बाद मुझे महसूस होता है कि ये तो मेरी जिंदगी के तल्ख अयाम की कहानी है। मेरा नाम फिदा हुसैन है। मैं एक गाँव का रहने वाला देहाती और सीधा साधा सा लड़का था। मेरे वालिद खेती बाड़ी का काम करते थे, वालदा घर के काम काज संभालती थी। हम तीन भाई थे और भाइयों में मैं सबसे बड़ा था। मुझसे छोटे 2 भाई और सबसे छोटी एक बहन थी। हमारे गांव का माहौल बिल्कुल एक गांव के किसी आम से देहाती घर जैसा था। मैंने गांव के सरकारी स्कूल से 10 जमातें पास की थी और इसके बाद अब्बा के साथ खेतों में खेती बाड़ी किया करता था। सुबह हम दोनों बाप बेटा खेतों के लिए निकल जाते, शाम ढले वापस आया करते थे। हमारे आने तक अम्मा सहन में पानी छिड़क कर चारपाइयाँ बिछा देती और हम दोनों बाप बेटे हाथ धोकर बैठते और हमारे आगे खाना रखती हैं। सब मिल बैठकर खाना खाते या आपस में गपशप लगाते। मेरी छोटी बहन मेरे लिए चाय बनाती और हम खुले आसमान तले लेट जाते और मैं अक्सर तारों भरे आसमानों पर नजर दौड़ाकर सोचता कि क्या सारी उम्र ऐसे ही गुजर जाएगी, क्या मैं अपने बाप की तरह यही जिंदगी गुजारूंगा। सुबह खेतों को जाऊंगा, शाम वापस आऊंगा। मगर सच कहूँ तो मैं ये जिंदगी गुजारना नहीं चाहता था। मैं कुछ बनना चाहता था, यहाँ से निकलना चाहता था अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कुछ करना चाहता था। मगर इसके लिए जरूरी था कि मैं यहाँ से निकलूं और सबसे ज्यादा जरूरी था कि तालीम हासिल करूं। जैसे जैसे मैं इस बारे में सोचता जा रहा था, ये ख्वाब मेरे दिलो दिमाग में जड़ पकड़ता जा रहा था। ये ख्वाब मुझे रात को सोने नहीं देता। आधी रात तक मेरी नजर आसमान के तारों पर टिकी रहती थी। मैं सोचता कभी मैं भी ऐसे ही चमकूंगा जैसे ये तारे आसमान पर चमकते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि मेरे माँ बाप तालीम को अहमियत नहीं समझते। वो गांव के देहाती से सादा लोग थे, मेहनत मजदूरी करने पर यकीन रखते थे। इसी तरह वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और एक दिन चुपके से मेरे अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए। अब्बा के जाने के बाद घर की मुकम्मल जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। खेतों की मुकम्मल जिम्मेदारी मैंने संभाल ली। जब ये तमाम जिम्मेदारियाँ मेरे हाथ में आई तो मैंने हर आमदन से थोड़ा बहुत बचाना शुरू किया, जमा पूंजी शुरू की। मेरे जहन में एक और ख्वाब बपकने लगा। वो ये था कि मैं पढ़ लिख नहीं सका तो मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन शहर जाकर कोई कारोबार तो कर सकता हूँ। मेरे जहन में इस वक्त बहुत से ऐसे नाम आने लगे जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे मगर वो कामयाब बिजनेसमैन थे। 2 साल तक थोड़ी रकम जमा करता रहा। 2 साल बाद जब तकरीबन 3 से 4 लाख जमा हो चुका था तो मैंने वो रकम अपने हाथ में ली और शहर का रुख किया। कुछ दिन तक मार्केट का विजिट करता रहा, लोगों से मिलता रहा, हालात का जायजा लेता रहा और फिर मैंने चंद बड़े जाने पहचाने लोगों के साथ मुलाकात की। कुछ ऐसे लोग जिनका नाम पूरे शहर में जाना जाता था, जिनके बारे में एतमाद से ये बात कही जा सकती थी कि वो धोखाधड़ी से काम नहीं लेंगे। 2-4 लोगों से मिलने के बाद आखिरकार मैंने एक ऐसे शख्स के साथ इन्वेस्ट करने का इरादा कर लिया। मैंने अपनी जमा पूंजी इस शख्स के कारोबार में लगा दी। वो कपड़े का काम करता था। वैसे तो 10 जमाते पास था मगर मैं तो थोड़ी बहुत भी समझ बूझ रखता था। जमाना मैंने भी देख रखा था, लिहाजा मैंने कानूनी तौर पर एक एग्रीमेंट किया। दोनों फरीक के दस्तखत हुए और मैंने अपनी ये 2 साल की जमा पूंजी इस शख्स के कारोबार में इन्वेस्ट कर दी। इसके बाद मैंने अपने लिए फोन भी खरीद लिया और इसका नंबर भी ले लिया। हम दोनों फरीक एक दूसरे के साथ फोन पर राब्ते में रहते थे। ये पाया था कि वो मुझे मेरी रकम का मुनाफा साल बाद अदा करेगा और फिर हैरत अंगेज तौर पर साल बाद मुझे इस रकम का अच्छा खासा मुनाफा मिल गया। मैंने 1 साल मजीद इंतजार किया तो 2 साल मुनाफा लगा तो मेरी रकम अच्छी खासी बन चुकी थी। अब मेरा इरादा था कि मैं खुद अपना काम करूं।
करूँगा, क्योंकि अब मैं काफ़ी हद तक मालूमात रखता था। लिहाजा मैंने छोटे पैमाने से अपने काम का आगाज किया। मैं बड़े शहरों में जाता, बड़ी मार्केटों से सस्ते दाम कपड़ा उठाता और आकर इसे खुद निगाही करवाता और फिर महंगे दामों बेचा करता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये काम बनने लगा। मैंने गाँव से अपना बोरिया बस्तर समेटा, अम्मा और बहन भाइयों को साथ लिया और शहर का रुख किया। बहन भाइयों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया और खुद दिन रात मेहनत करने लगा। घर में पैसे की रेल पेन होने लगी थी, रिस्क की फरावानी हो गई थी। तो न जाने क्या हुआ कि मेरे अंदर शुक्र आने के बजाय मुतमईन मजीद बढ़ गई, तमन्ना मजीद बढ़ गई। मैं हर वक्त इसी बात में मगन रहता कि किस तरह 2 को 4 करूं और 4 को 8 करूं। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं रातों रात अपने कारोबार को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दूं। वक्त गुजरता जा रहा था, मैं दिन रात मेहनत करता। छोटे से सेटअप से अब मैंने अपने कारोबार को बहुत तरक्की दी थी। पहले ये काम सेटअप था, एक सेटअप था जिसमें मेरा कपड़ा आता था, इसकी रंगाई का काम होता था, इस पर छपाई और डिजाइन बनते थे और फिर मैं वो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों और बाजारों में फरोख्त करता। और इसके बाद मैंने एक और सेटअप लगा दिया। छोटे बहन भाइयों की तालीम मुकम्मल हो रही थी और आला यूनिवर्सिटियों में चले गए। इनके पास एक से एक सहूलत मौजूद थी। महंगे तरीन मोबाइल फोन इनके हाथों में थे, गाड़ियाँ इनके पास आ चुकी थी। वो बहुत खुश थे, अपनी जिंदगियों में मगन थे। अब मैंने कपड़े की एक फैक्ट्री की बुनियाद भी रख ली थी। अम्मा अक्सर मुझे शादी के लिए इसरार करती और अक्सर मुझे बिठाकर कहती, देखो फिदा हुसैन, वक्त गुजरता जा रहा है, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही, शादी कर लो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? मगर मेरे पास रुकने का वक्त ही नहीं था। मैं अम्मा से कहता, अम्मा रुकूंगा तो ठहर जाऊंगा। मैं ठहरना नहीं चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। मैं आसमान को छू लेना चाहता था और मेरे पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पैसा ही पैसा था मेरे पास और पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मेरे पास इतना अंधा पैसा था कि लड़कियां तो मेरे आगे पीछे फिरती थी। शादी की तो मुझे जरूरत ही नहीं थी। शादी जैसे झंझट तो वो लोग पालें जिनको जरूरत हो। मुझे तो घर की पकी पकाई भी मिल जाती और बीवी जैसी सहूलतें भी मिल जाया करती थी। हराम और हलाल के चक्कर में मैंने कभी नहीं पड़ा। मैं जानता था कि अगर ये सोचने के लिए खड़ा हो गया तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे दोनों भाइयों ने तालीम मुकम्मल कर ली। एक जर्मनी जाना चाहता था तो दूसरा पुर्तगाल जाना चाहता था। मैंने दोनों वीजे लगवा इनके बाहर ममालिक में सेट कर दिया। दोनों खुशी खुशी वहाँ पर अपना कारोबार सेट कर रहे थे, अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। छोटी बहन का रिश्ता देखा और उसे अच्छे अमीर खानदान में ब्याह कर रुखसत कर दिया। अम्मा घर पर अकेली थी, 4-5 नौकर थे। मगर अम्मा को हर वक्त एक ही गिला रहता, मैं इनके पास नहीं बैठता। 2 पल को रुकता हूँ। अम्मा का ये गिला सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाया करती। मैं अम्मा से कहा करता था, अम्मा अगर मैं बैठूंगा तो ये सर्कल कैसे चलेगा? मैं बैठ नहीं सकता। आप जानती हैं, अहमद और नवाज बाहर मुल्कों में बैठे हैं, वहाँ अपना कारोबार जमा रहे हैं और ऐसा यहाँ से मैं भेज रहा हूँ। और फायजा अपने ससुराल में कैसे खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। जब भी आती है झोली भर भर के इसे रुखसत करता हूँ। इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। ये सब पैसे हैं। अम्मा की खुशियाँ पैसे से खरीदी जा सकती हैं और पैसा कमाने के लिए किसी एक को तो भागदौड़ करनी पड़ेगी और वो एक मैं ही हूँ। मेरे पास अम्मा के पास रुकने के लिए वक्त ही नहीं था। माँ के पास नौकर चाकर थे, घर की सफाई के लिए, किचन के काम के लिए, बाहर पौधों की रखवाली के लिए। गेट पर एक चौकीदार था, घर में एक मुलाजमा भी थी, कपड़े धोने के लिए अलग, अम्मा के काम के लिए अलग। घर में 5 मुलाजिम थे। इसके बावजूद अम्मा हर वक्त तन्हाई का रोना रोती रहती थी। यही गिला शिकवा करती रहती थी कि तुम्हारे पास वक्त नहीं, मैं तुम्हारे पास बैठते नहीं, तुम मेरे पास बैठते नहीं हो। जबकि अम्मा को समझाने से कासिर था कि ये सारी सहूलतें, ये आसाइशात इनको हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मगर एक दिन तो अम्मा की बात सुनकर हैरान रह गया जब अम्मा मुझे कहने लगी, इससे अच्छे तो वो दिन थे जब तू और तेरे अब्बा रात को वापस आते थे, मेरे पास बैठते थे और हम सब मिल बैठकर खाना खाते थे। इस वक्त हमारे पास रिस्क कम था, आसाइशात नहीं थी, मगर हम एक जगह तो थे, खुश थे, इकट्ठे बैठते थे, हंसते मुस्कुराते थे, आपस में एक दूसरे के दुख सुख देखते थे, कहते थे। मगर अब तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं। मैं सारा दिन दीवारों को देख कर थक जाती हूँ। कभी कभी तो मैं थक जाता था। मुझे समझ नहीं लगती थी कि मैं अम्मा को समझ नहीं पा रहा, मुझे नहीं समझ पा रही। बिलाखिर मैं अम्मा को इनके हाल पर छोड़कर अपनी दुनिया में मगन। और फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी सोच का रुख बदल दिया, जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। तकरीबन एक हफ्ते बाद की बात है कि मेरे दफ्तर में एक नई लड़की आई जिसका नाम मारिया
मारिया था वो बड़ी शोखो चंचल और खुशमिजाज लड़की थी। हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। मैं जानता था कि इस तरह की लड़कियों की सोच को मैं जानता हूँ, वो फायदे के चक्कर में हैं और ये वो चाह रही थी कि मैं इसकी प्रमोशन कर दूं या मैं इसकी तनख्वाह बढ़ा दूं, और मैं बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो अपने फायदे की तलाश में थी तो मैं भी अपना फायदा देख रहा था। मैं इस तरह तो तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता था। मैं भी इससे जितना फायदा हासिल हो सकता था करने के चक्कर में था, और वो जान क्या इससे क्या चाहता हूँ। वो बहुत ही बेबाक लड़की थी, खुले डाले अंदाज में आगे पीछे फिरती रहती। एक दिन मैंने इससे कहा, मिस मारिया मेरे साथ 2 दिन के लिए घूमने फिरने के लिए चलेंगी। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगी, क्यों नहीं सर, जरूर चलूंगी। मैंने जहाज के 2 टिकट बुक करवाए, इस्लामाबाद में एक बड़े 7 स्टार होटल में अपने लिए कमरा बुक करवाया और अपने स्टाफ को और फैक्ट्री को मैं ये कह दिया कि मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ, मगर मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान में हूँ। मैं मारिया को लेकर 2 दिन के लिए निकल गया। इस्लामाबाद में होटल में कमरा बुक पहले से करवा चुका था। 2 दिन खूब अयाशी की। मारिया हर वक्त मेरे साथ थी। दिन तो खूबसूरत थे, हर तरफ बाहर थी, फूल खिले हुए थे मेरी जिंदगी में। बाहर मैं भी बाहर थी, मारिया भी रातों को रंगीन कर रही थी। मैं बहुत खुश था, अपने आप को जैसे हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। जिंदगी में किस चीज की कमी थी, सब कुछ तो था मेरे हाथ में। मैं तो अपने आप को उस वक्त बेताज बादशाह की तरह समझ रहा था, जिसे कोई फिक्र नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। इस्लामाबाद से आते ही मैंने अपना फोन बंद कर दिया। एक तो मैं इस बात पर पर्दा रखना चाहता था कि जाहिर है मैं फैक्ट्री में हूँ। मैं और तमाम जानने वालों को ये बताकर आया था मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ। दूसरा ये चाहता था कि 2 दिन में अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीऊँ और अपनी जिंदगी का मजा हासिल करूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ये 2 दिन मैंने और मारिया ने खूब मजे में गुजारे। शहर के बड़े बड़े होटलों में लंच और डिनर किया और खूब दिल भरकर शॉपिंग की। फिर वापसी का टिकट बुक करवाया और वापस चला आया। अपने शहर में लैंड करते ही मैंने अपना फोन ऑन किया। जैसे ही फोन ऑन किया तो धड़ाधड़ मुझे कॉलें रिसीव होना शुरू हो चुकी थी। ये तो मेरे मामूल का हिस्सा था। मैं जानता था कि 2 दिन के लिए मैंने फोन बंद किया था तो ऐसा होना मुमकिन था, मगर हैरत की बात ये थी कि ज्यादातर कॉल्स मेरे घर से थी, मेरे भाइयों की थी, बहन की थी, हत्ता कि मेरे मुलाजमीन की। मैं सोच रहा था कि ये सब इस वक्त में क्या हो गया। सीधा फैक्ट्री जाने के बजाय मैं घर पर जाने का इरादा किया। जैसे ही अपनी गली में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया। मेरे घर के बाहर तो रश लगा हुआ था। धड़कते दिल के साथ घर में दाखिल हुआ तो बहुत से लोगों के दरमियान मेरी बहन पर नजर पड़ी। वो रो रही थी, बिलक रही थी। मुझे देखते ही भागते हुए मेरे सीने से आ लगी और बुलंद आवाज में रोने लगी, शिकवा करने लगी, भाई आप कहाँ चले गए थे। मैं हैरत से इर्द गिर्द देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, ये इतने सारे लोग क्यों जमा हैं, सब खैर तो है। वो कहने लगी, अम्मा वफात पा गई हैं, अम्मा चली गई, 2 दिन हो गए अम्मा की वफात को। पूरा 1 दिन आपका इंतजार किया, हजारों कॉल्स की, मगर आपका तो कोई नामो निशान ही नहीं था। कोई नहीं जानता था कि आप कहाँ हैं। फैक्ट्री में पता किया तो मालूम हुआ आप बैरून मुल्क गए हैं। कहाँ गए हैं, किसके पास हैं, कहाँ ठहरे हुए हैं, हम कुछ नहीं जानते थे। और बाकी दिनों दोनों भाई भी नहीं आ सकते थे, इनको अर्जेंट तौर पर सीट नहीं मिली और मैं अकेली थी। मैंने अकेली माँ को रुखसत किया। भाई अम्मा मनो मट्टी तले जा चुकी है। मेरे बहन रो रही थी, बिलक रही थी। मैं इसके सर पर हाथ रखे इसे दिलासा दे रहा था, मगर अपना दिल डूबता जा रहा था। मुझे दिलासा कौन देगा, मुझे संभालने वाला तो कोई नहीं था। मैं अपने हाथों में सर कराए सोफे पर बेजान सा पड़ा था जब घर की एक मुलाजिम ने मेरे हाथ में पानी का गिलास देते हुए कहा, साहब जी, बड़ी बीवी जी आपको बहुत आवाजें दी और आखिरी वक्त तक आपको पुकारती रही। हमने भी आपको बहुत फोन किए। बड़ी बीवी जी कह रही थी कि बस एक बार फिदा हुसैन का चेहरा देख लूं। मैं ही जी आखिरी बार इनके मुंह से पानी डाला। हमने ही इनको कलमा पढ़ाया। गिलास मेरे हाथों में कांप रहा था, आंखों से आंसू झलक रहे थे। सामने के सारे मंजर धुंधला रहे थे। मेरी माँ मुझे आवाजें देती रही, मेरी माँ मुझे पुकारती रही और मैं कहाँ था, अपनी रंगीनियों में मस्त अपनी रातों को रंगीन कर रहा था। मेहमान एक एक करके रुखसत हो गए। बहन अपने ससुराल चली गई। दिन पर दिन गुजरने लगे, मगर गुजरते दिनों के साथ साथ मेरे दिल पे ये बोझ बढ़ता जा रहा था। हर वक्त मुझे ये गम खाया जा रहा था। मैं अपनी माँ को देख न सका, मैं अपनी माँ को रुखसत ना कर सका।
मैं अपनी माँ को कांधा ना दे सका, मैं इसे कब्र में ना उतार सका, इसकी कब्र पर मिट्टी की मुट्ठी तक ना डाल सका। फिर मुझे वो वक्त याद आने लगा जब मेरी माँ मुझसे कहा करती थी, फिदा हुसैन मेरे पास बैठा करो, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और मैं हमेशा माँ की बात मुस्कुरा कर टाल दिया करता था। दिल में सोचता था माँ को समझाना तो मुश्किल है, माँ को कैसे समझाऊं कि मेरे पास बैठने का वक्त नहीं। और अब मेरे पास माँ ही नहीं, मेरे पास गिला शिकवा करने वाली वो हस्ती ही नहीं, मेरी राह तकने वाली, मेरे लिए रात को उठ कर परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठाने वाली वो हस्ती चली गई। अब मैं सुबह को नाश्ता किए बगैर निकलता हूँ, रात को 1-1:30 बजे वापस आता हूँ। कोई मुझे नहीं कहता फिदा हुसैन इतनी देर से क्यों आए हो, क्या तुमने खाना खाया, तुमने सुबह नाश्ता किए बगैर घर से क्यों चले गए। कोई शिकवा नहीं करता, कोई गिला नहीं करता, ताकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, मेरे पास बैठते क्यों नहीं हो। अब फिदा हुसैन का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, अब फिदा हुसैन के लिए रातों को दुआएं करने वाला कोई नहीं है। अब मुझे कोई नहीं कहता कि खाली पेट घर से ना जाया करो, अब मुझे कोई नहीं कहता कि रात को वक्त पे सो जाया करो, अब मुझे कोई नहीं कहता कि आकर चंद पल मेरे पास तो बैठो। अब तो जब रात को 10-11 बजे घर आता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि घर खाली है, सिर्फ दीवारें, बुलाने के लिए कोई नहीं, कोई भी नहीं, बात करने के लिए कोई फर्द ही नहीं। मेरे चारों तरफ मुलाजिम हैं, मगर मुलाजमे से इंसान क्या बात करे, इनसे तो अपने दिल की बात नहीं की जा सकती, इनसे अपने दुख दर्द शेयर नहीं किया जा सकती। ये तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती तो मैं जल्दी घर वापस ही नहीं आता। 10-11 बजे के बजाय मैं रात को 1-2 बजे घर वापस आता हूँ। जब नींद मुझे बेहाल कर देती है, मैं तब सिर्फ सोने के लिए घर वापस आता हूँ। मगर मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव आ चुका है। मैं अब हर रोज़ माँ की कब्र पर जाता हूँ, इनके लिए दुआ करता हूँ, इनके लिए तिलावत करता हूँ, फातिहा ख्वानी करता हूँ, रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, माँ से माफ़ी मांगता हूँ। अब मुझे एहसास हुआ और कहीं पढ़े हुए चंद जुमले याद आए कि किसी को देने के लिए आपके पास सबसे कीमती चीज़ वक्त है। जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप इसे अपना कीमती ख़जाना दे रहे हैं। और मैंने अपनी माँ को सब कुछ दिया, तमाम सहूलतें आसाइशें दी, हर चीज़ मुहैया की सिवाय वक्त के। माँ की कब्र के सिराने रोकर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता हूँ, पानी का छिड़काव करता हूँ, फूलों की पत्तियाँ रखता हूँ और देखने वाले पास से गुजरते हुए कहते हैं कितना फरमाबरदार बेटा है, रोज़ माँ की कब्र पर आता है, रोज़ इसके लिए दुआ करता है, रोज़ फातिहा ख्वानी करता है। अल्लाह ऐसा बेटा हर एक को दे। मेरा दिल कांप जाता है। मैं जल्दी से अपने दिल को कहता हूँ नहीं, ये दुआ मत करो, क्योंकि तुम पीछे की कहानी तो जानते ही नहीं, तुम जानते ही नहीं कि ये बदबख्त बेटा रोज़ माँ की कब्र पर आता क्यों है। ये बदबख्त औलाद तो माँ से माफ़ी मांगने के लिए आती है, ये पछतावे के एहसास जुर्म को मिटाने के लिए आती है। मेरी जैसी औलाद ना मांगो, मैं तो बहुत ही बदनसीब हूँ, मैं बहुत ही बदबख्त हूँ जो वक्त रहते संभल ना सका। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।